नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। भारत के इतिहास से बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। मैं 10 क्वेश्चन लेता हूं और प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, तो आप लोग वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए ये जरूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ मैंने लिया है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्न है, देख लेते हैं कथन। तो पहला कथन बोल रहा है, हड़प्पा सभ्यता के अधिकतर नगर दो हिस्सों में बटे होते थे। और क्या क्या बोल रहा है, नगर टीला और दुर्ग टीला, मतलब कि जो हड़प्पा सभ्यता में जितने भी नगर मिले हैं, अधिकतर नगर दो हिस्सों में बटे होते थे, नगर टीला और दुर्ग टीला। तो देखो, जो मोहनजोदड़ो है, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है, जिसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। हड़प्पा जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में स्थित है, जिसकी खोज राय बहादुर दयाराम शाहनी जी ने 1921 में की थी। तो ये जो दोनों नगर है, इसके अलावा अन्य जो भी नगर मिले हैं, सब जो है दो हिस्सों में बटे हुए होते थे। टीला मिला है ना, टीला छोटा सा पहाड़ी, तो उसको जब खुदाई की गई तो उसमें से एक जो है नगर मिलता था, नगर टीला, दूसरा होता था आपका दुर्ग टीला। तो जो पहला जो पॉइंट बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है। पहला क्या है, बिल्कुल सही। देखो, जो दो टीले होते थे ना, तो जो पश्चिम वाला जो हिस्सा होता था वो थोड़ा ऊंचाई पर होता था। पश्चिम वाला जो टीला होता था वो थोड़ा सा हाइटेड होता था, ऊंचा होता था, और उसको जो है नगर दुर्ग या फिर दुर्ग टीला कहा जाता था। मतलब कि पश्चिम की तरफ जो है दुर्ग या फिर किला होता था। सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी नगर मिले हैं, उसके बाद पूर्व की तरफ जो टीला होता था वो थोड़ा सा निचला होता था। मतलब कि पश्चिम की तरफ वाला टीला थोड़ा सा हाइटेड होगा और पूर्व तरफ वाला जो है थोड़ा सा निचला होगा। तो जो पूर्व की तरफ जो निचला टीला होगा वो होता था नगर टीला। नगर टीला या फिर उसको आवास टीला भी बोला जाता था। तो ये आपका पहला वाला पॉइंट बिल्कुल सही है। अगला हम लोग देखते हैं, अधिकतर नगर किले बंद हुआ करते थे। अधिकतर नगर, तो देखो अधिकतर नगर जो है किले बंद हुआ करता था, चारों तरफ जो है ऐसे चार दीवारी किले बंदी होती थी। तो ये बिल्कुल सही है। हाँ, एक आप अपवाद याद रखेंगे, चहुंदड़ो। चहुंदड़ो जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, सिंधु नदी के तट पर चहुंदड़ो। तो जो चहुंदड़ो है ये किलेबंद नहीं है, ये खुला है, किलेबंदी इसमें देखने को नहीं मिलती है। तो चहुंदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जिसकी किलेबंदी नहीं हुई है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अगला दिया है धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पर है, आपके गुजरात में है धौलावीरा। तो धौलावीरा नगर तीन हिस्सों में बटा था। जी हाँ, बिल्कुल सही है। जो धौलावीरा नगर है ना, वो तीन हिस्सों में बटा हुआ था। एक तो आपका नगर, मतलब कि मुख्य नगर, नगर टीला, दूसरा मध्यम नगर, तीसरा होता था निचला नगर। ये जो मेन जो नगर होता था वहीं पर जो है आपका दुर्ग होता था। तो नॉर्मली तो दो भागों में बटे होते थे, नगर टीला और दुर्ग टीला, लेकिन जो धौलावीरा से जो नगर प्राप्त हुआ है वो तीन हिस्सों में बटा हुआ है, तीन हिस्सों में। मतलब कि वहाँ पर नगर टीला और दुर्ग टीला तो है ही है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक और टीला है, एक और क्षेत्र प्राप्त हुआ है जिसको मध्यम नगर कहा गया है। तो एकमात्र स्थल जो कि ऐसे तीन भागों में बटा हुआ है धौलावीरा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, तीनों कथन यहाँ पर आपके सही हो जाते हैं। तो 1 2 3 आपका राइट आंसर होगा। कूट में आप लोग मिला सकते हो, 1 2 3 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, हड़प्पा कालीन नगर प्राय दो भागों में विभक्त होते थे। नगर का पश्चिमी भाग छोटा होता था, नगर का पश्चिमी भाग छोटा होता था, किंतु वो ऊंचाई पर होता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर दुर्ग होता था। नगर का जो पश्चिमी भाग है छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पर होता था, जिसको दुर्ग टीला कहा जाता था। हाँ, दुर्ग टीला या फिर नगर दुर्ग। वहीं पश्चिमी भाग सॉरी, उसके बाद जो पूर्वी भाग है वो ढलान पर होता था, थोड़ा सा निचला होता था, जो कि नगर टीला होता था। देखो, पश्चिमी टीला ऊंचा होता था और साथ में थोड़ा सा छोटा होता था, जो कि दुर्ग टीला होता था, और पूर्वी टीला थोड़ा सा ढलान में होता था या फिर निचला होता था, और वो नगर टीला कहलाता था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। मध्यकालीन भारत से संबंधित है, सल्तनत कालीन भारत से। तो एक तरफ सुल्तानों के नाम दिए हुए हैं, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान, दूसरी तरफ उनके द्वारा स्थापित नगरों के नाम। तो जहाँ पनाह नगर, अच्छा माफ़ी चाहूँगा, मैंने मिस्टेक कर दिया, ये जो नगर है ना स्थापना, ये इस तरफ होना था और सुल्तान इस तरफ होना था, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो इस तरफ नगर दिया हुआ है, इस तरफ सुल्तान। तो देखिए
पहला दिया है जहांपनाह नगर। जहांपनाह नगर, इसकी स्थापना किसने की थी? जहांपनाह नगर की स्थापना तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि तुगलक वंश का दूसरा शासक था, वही पागल सुल्तान जिसने राजधानी परिवर्तित किया, सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। तो इसने जो है जहांपनाह नगर की स्थापना की। उस बाद तुगलकाबाद की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने, जो कि तुगलक वंश का संस्थापक था। उसके बाद सीरी जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित किया गया था, सीरी। उसके बाद हिसार जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। तो यहाँ आपका क्या आंसर हो जाएगा? 3-1-4-2, 3-1-4-2 आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग कूट में मिलान कर सकते हैं। 3-1-4-2 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ब। अच्छा, ये जो फिरोज शाह तुगलक है ना, जिसने हिसार की स्थापना की थी, इसने और भी कई सारे नगरों की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने, जैसे कि जौनपुर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोजपुर। और ये जो जौनपुर नगर है ना, जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां मतलब कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। इसका एक नाम जौना खां भी था, जो कि फिरोज शाह तुगलक का चचेरा भाई था। तो जो फिरोज शाह तुगलक था, अपने चचेरे भाई को बहुत मानता था। और जब इसकी डेथ हो जाती है, कब हुई थी इसकी डेथ? 1351 में ना। 1351 में जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई, तो उसके बाद फिरोज शाह तुगलक शासक बना। तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में जौनपुर नगर की स्थापना की। और आगे चल करके इसी जौनपुर नगर में सरकी वंश के शासकों ने स्वतंत्र जौनपुर राज्य की स्थापना की थी। ये लगभग 1398 के आसपास में जौनपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना होती है। तो ये तमाम चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये जो नगर है अक्सर पूछा जाता है। अच्छा, आगरा नगर की स्थापना ना दिल्ली सल्तनत के ही एक सुल्तान सिकंदर लोदी द्वारा किया गया था। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है क्या? पूछा गया है काफ़ी बार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद पहला निवास स्थान किस स्थान पर था? तो देखो, महात्मा गांधी जी काफ़ी लंबे समय तक दक्षिण अफ्रीका में थे। वहाँ पर उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध कई सारे आंदोलन चलाए थे और सत्याग्रह का प्रयोग भी उन्होंने वहीं किया था, दक्षिण अफ्रीका में। तो महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915, ये डेट भी आप लोगों को याद रखना है, 9 जनवरी 1915, इस दिन जो है महात्मा गांधी जी भारत वापस आए हमेशा के लिए। तो 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो महात्मा गांधी जी जब भारत आते हैं, अब यहाँ पर इनको निवास की समस्या थी। देखो, वैसे तो यहाँ पर इनका घर था, सब कुछ था, लेकिन अब ये जो है अपने घर परिवार के नहीं थे, ये देश के थे। तो अब अपने गांव जाकर के तो नहीं रह सकते ना, क्योंकि वहाँ से तो इनका काम बनेगा नहीं। इनको जो है अहमदाबाद, बम्बई, दिल्ली ऐसे किसी बड़े शहर में रह करके अपना काम करना था। तो इन्होंने अहमदाबाद को चुना था कि अहमदाबाद में ही मुझको रहना है। तो अहमदाबाद को इसलिए चुना था क्योंकि जो अहमदाबाद है, एक तो गुजरात में आती है, वहाँ गुजराती बोली जाती है। तो महात्मा गांधी जी की जो मातृभाषा थी गुजराती थी, तो वहाँ उनको काम करने में थोड़ी सहूलियत होती। दूसरा चीज़, अहमदाबाद जो है हथकरघा उद्योग का मुख्य स्थान था। वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है ना, हथकरघा। तो अतः उनके चरखा आंदोलन की अच्छी शुरुआत मिल सकती थी। वो जो है लोगों को बहुत ज़्यादा जोड़ सकते थे। इसके अलावा जो अहमदाबाद था वो धनवान उद्योगपतियों का शहर था, तो चंदा वगैरह आराम से मिल सकता था। तो इन सब चीज़ों के कारण इन्होंने अहमदाबाद को चुना। लेकिन अहमदाबाद में कहाँ पर? साबरमती आश्रम भी है अहमदाबाद में। उसके बाद बम्बई छोड़ दो, गांधीनगर इसको भी छोड़ दो, अहमदाबाद बोला मैंने। ये जो कोचरव है, ये अहमदाबाद में ही एक स्थान है, अहमदाबाद के निकट ही। तो महात्मा गांधी जी जब आए तो उनके एक मित्र ने, या फिर कहें उनके एक प्रशंसक थे, तो उन्होंने अपना एक 2 मंजिला मकान महात्मा गांधी जी को दिया रहने के लिए कि आप जो है यहाँ पर रहिए। और ये जो 2 मंजिला मकान है कहाँ पर था? कोचरव में था। कहाँ पर था? कोचरव में। अब देखो, महात्मा गांधी जी उन्होंने अफ्रीका में आश्रम भी बनवाए थे, जो फिनिक्स आश्रम हो गया, टालस्टॉय आश्रम हो गया, साउथ अफ्रीका में है ना, महात्मा गांधी जी द्वारा बनवाया गया। तो महात्मा गांधी जी वैसा ही आश्रम भारत में भी बनाना चाहते थे। तो अब तुरंत तो होगा नहीं, तो उन्होंने कोचरव में अपना पहला निवासी स्थान बनाया, कोचरव को, और यहीं से वो जो है आश्रम को भी संचालित करते थे। लेकिन इनको तो भाई अपना खुद का आश्रम चाहिए, तो इन्होंने एक जगह देख रखा था, कहाँ पर?
अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर, और वहीं पर जो है साबरमती आश्रम के निर्माण का कार्य भी शुरू हो जाता है। और जब तक साबरमती आश्रम बन रहा होता है तब तक महात्मा गांधी जी कहाँ रहते हैं? कोचरव में। तो ध्यान रखेंगे, भारत में महात्मा गांधी जी का जो पहला निवासी स्थान था कोचरव था, और जैसे ही साबरमती आश्रम के निर्माण का कार्य पूर्ण हो जाता है तो महात्मा गांधी जी कोचरव छोड़ करके कहाँ आ जाते हैं? साबरमती आश्रम में आ जाते हैं। अच्छा, कोचरव छोड़ने का एक और कारण भी था, क्योंकि जो कोचरव था ना, यहाँ पर प्लेग बीमारी फैल जाती है, तो इस कारण से महात्मा गांधी जी को वहां से कहाँ आना पड़ता है? साबरमती आश्रम, जो कि उस समय तैयार हो गया था। तो पहला निवासी स्थान आपको ध्यान रखना है कोचरव। और कई सारे अच्छा हाँ, मुझे ना कोई पेपर याद आ रहा है जिसमें महात्मा गांधी जी का पहला आश्रम कोचरव को लिया है आंसर उसने, क्योंकि आश्रम भले यहाँ उन्होंने नहीं बनाया था लेकिन उनके जो भी अनुयायी थे वहाँ पर आते रहे होंगे ना। एक बिल्कुल महात्मा गांधी जी तो बिल्कुल महात्मा टाइप के व्यक्ति थे ना, साधु सन्यासी महात्मा टाइप के व्यक्ति, तो जहाँ भी महात्मा रहेगा तो वो तो आश्रम वैसे ही बन जाएगा। तो एक तरह से आश्रम इसको भी बोल सकते हैं। तो किसी पेपर में CGPSC के ही किसी पेपर में शायद कोचरव आंसर लिया गया है, मैं देख के इसको आपको कंफर्म करूंगा। तो पहला निवासी स्थान कोचरव था, उसके बाद साबरमती आश्रम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, फिर से एक बार। एक तरफ दिया है अधिकारी, दूसरे तरफ दिए हुए हैं विभाग। ये सब ना सल्तनत कालीन अधिकारी और उनके विभाग है। देख लेते हैं। अमीर ए आखुर ये कौन होता था? तो ये होता था अश्वशाला का प्रधान। अश्वशाला मतलब कि जहाँ पर घोड़े वगैरह रखे जाते थे, उसका प्रधान होता था अमीर ए पिल। ये हस्तिशाला का प्रधान होता था। हस्तिशाला का प्रधान पिल। देखो, प्राचीन समय के जो राजा महाराजा होते थे ना, उनके यहाँ पर एक अधिकारी होता था महापीलुपति, जो कि हाथी वाली सेना का प्रधान अधिकारी होता था। तो यहाँ पर भी वो पील शब्द आया है, पील से पीलू। तो ये हस्तिशाला, हाथी जो जहाँ रखे जाते थे, हाथियों की सेना, उसका प्रधान होता था। उसके बाद है शाह ए बंदर, ये बंदरगाह का प्रधान होता था। देखो, सल्तनत कालीन शासकों के पास कोई नेवी तो नहीं थी, लेकिन जो भी छोटा मोटा उनके पास था, जल सेना तो नहीं कहना चाहिए, वो लोग अधिकतर जो बंदरगाहों का प्रयोग वो ट्रांसपोर्टिंग के लिए किया करते थे नदी वगैरह में। समुद्र में तो उनका उतना आवाजाही नहीं होता था, लेकिन फिर भी जो तटवर्ती जो क्षेत्र थे, जो बाहर से व्यापारी आते थे, तो उसके लिए ही वो काम करते थे। बाकी बहुत बड़ा कोई नेवी उनके पास नहीं था। तो जो भी बंदरगाह थे उसका प्रमुख होता था शाह ए बंदर। उसके बाद आरिज ए ममालिक, ये सैन्य विभाग का प्रधान होता था। आरिज ए ममालिक जिसको दीवान ए अर्ज भी कहा जाता था। और इस पद का सृजन, आरिज ए ममालिक पद का सृजन किसने किया था? तो गैसुद्दीन बलबन ने इसकी स्थापना की थी। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा एक बार देख लेते हैं। 3 1 2 4 ये आपका आंसर होगा ना। 3 1 2 4 ये स। तो जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो सल्तनत काल के हों, मुगल काल के हों, गुप्त काल के हों, मौर्य काल के हों, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, अक्सर पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहन शासन काल में किस शासन को शांति काल का महानतम शासक कहा जाता है? सातवाहन शासक, देखो जो सातवाहन शासक थे वो लोग जो है दक्कन में शासन करते थे, और कई बार तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े एरियाज को भी अपने अधिकार में किया हुआ था। काफ़ी सारे युद्ध इन्होंने लड़े हैं सातवाहन शासकों ने। तो किस शासक का शासनकाल शांति काल का महानतम शासक माना जाता है? किसको? देखो, शांति काल से तात्पर्य ये है कि मतलब कि उसके काल में कोई बहुत बड़ा युद्ध न हुआ हो। मतलब कि युद्ध न हुआ इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नीरस शासन था, मतलब सब कुछ अच्छा हुआ, बस किसी के साथ लड़ाई नहीं हुई। तो शांति काल का महानतम शासक कहा जाता है हाल को। ये काफ़ी विद्वान शासक था हाल। तो सातवाहन नरेशों में हाल शांति में महानतम शासक माना जाता है। जो हाल था इसने प्राकृत भाषा में एक ग्रंथ की भी रचना की थी, गाथा सप्तशती। ध्यान रखेंगे, गाथा सप्तशती। देखो, जो सातवाहन शासक थे ना, इनकी जो मातृभाषा थी वो क्या थी? प्राकृत थी, और इनका जो लिपि था वो था ब्राह्मी। तो प्राकृत भाषा में इन्होंने लिखा है गाथा सप्तशती, और ये ना एक काव्य संबंधी ग्रंथ है गाथा सप्तशती। देखो, गाथा सप्तशती तो काव्य संबंधी ग्रंथ है। इसके यहाँ ना काफ़ी बड़े बड़े विद्वान भी रहा करते थे इसके दरबार में। ये मतलब विद्वानों का, साहित्यकारों का आश्रयदाता था। तो कुछ नाम आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है। एक याद रखेंगे, गुणाढ़।
गुणाढ़ याद रखेंगे, जिसने वृहत कथा नामक ग्रंथ की रचना की थी, वृहत कथा। उसके बाद सर्ववर्मन, एक मिनट, ये नहीं होगा, सर्ववर्मन और गुणाढ़, ये दोनों जो हैं हाल के दरबार में रहा करते थे। जो गुणाढ़ था इसने वृहत कथा नामक ग्रंथ की रचना की, और सर्ववर्मन ने कातंत्र नामक ग्रंथ की रचना की संस्कृत भाषा में। और ये जो है कातंत्र संस्कृत का व्याकरण माना जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। हाल ने श्रीलंका की राजकुमारी लीलावती से विवाह किया था। मतलब इसने उतने बड़े बड़े युद्ध नहीं लड़े, लेकिन जो आसपास के जो राज्य थे उनके साथ इसने संबंध स्थापित किए। तो श्रीलंका के राजा की पुत्री जिसका नाम था लीलावती, उससे इसने विवाह किया। तो सातवाहन शासकों में शांति काल का ये सर्वोत्तम शासक था, महानतम शासक इसको माना जाता है शांति काल का। वहीं अगर मैं बात करूं सातकर्णी प्रथम की, तो देखो जो सातकर्णी प्रथम था ना, इसने काफ़ी सारे युद्ध लड़े। सातकर्णी प्रथम ने इसी के समय में कलिंग नरेश खारवेल ने इसके ऊपर आक्रमण किया था, और इसने ना उसके आक्रमण को विफल कर दिया था। तो सातकर्णी प्रथम, इसके समय में किसने आक्रमण किया था? खारवेल ने, ध्यान रखेंगे। तो युद्ध लड़ा, तो इसका काल तो शांति का काल होगा ही नहीं। उसके बाद देखिए गौतमी पुत्र सातकर्णी, देखिए गौतमी पुत्र सातकर्णी, इसने जो शक शासक था नहपान, उसको परास्त किया। शक शासक था नहपान, और ये जो नहपान था ना, ये छहरात वंश का था। देखो शकों ने ना अलग अलग वंशों ने हमारे यहाँ शासन किया था, छहरात, कर्दमक। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी का जिस शक शासक से युद्ध हुआ था नहपान था वो, और ये छहरात वंश का था। मतलब कि शकों में छहरात वंश का शासक था नहपान, और नहपान जो है युद्ध में मारा जाता है। उसके बाद गौतमी पुत्र वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी, इसके समय में रुद्रदामन के साथ युद्ध हुआ था। रुद्रदामन ये भी एक शक शासक था। रुद्रदामन का ही एक अभिलेख मिलता है ना गिरनार से, गिरनार अभिलेख। तो वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी होना था मेरे ख्याल से। ये वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी दिया है ना, ये पुलुमावी होना चाहिए। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी क्या होगा? वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, हाँ वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी है, मैंने गलती से सातकर्णी लिख दिया। तो जो वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी है उसका रुद्रदामन के साथ युद्ध हुआ, और जो रुद्रदामन था ये शकों के कर्दमक वंश का था, और रुद्रदामन ने वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को 2 बार परास्त किया। और रुद्रदामन जो है अपनी पुत्री का विवाह वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी से कर देता है। तो ये तीनों के संबंध में भी आप लोग याद रखेंगे। हाल का जो काल था ये शांति का काल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करने वाला है। एक तरफ जो है सुल्तान दिया हुआ है, दूसरी तरफ उस समय के इतिहासकार। देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा जो है सर्दी हो गया है। देख लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी। तो देखो अलाउद्दीन खिलजी के समय में कौन थे? अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो, जिसने 3 राजवंशों का काल देखा है, गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश। उस वक्त फिरोज शाह तुगलक, इसके समय के जो इतिहासकार थे वो थे बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी। उसके बाद अगला है नासिरुद्दीन महमूद, ये इसके समय में था सिराज। और मुबारक शाह जो कि सैयद वंश का शासक था, इसके समय में था सरहिंदी, याहिया बिन अहमद सरहिंदी। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2, ये आपका आंसर होगा ना। 4 3 1 2 1, हाँ 4 3 1 2, ये स आपका आंसर होगा। थोड़ा सा हम लोग इनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। देखो जो अमीर खुसरो था इसने तो बहुत सारी रचनाएं लिखी है, इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। वहीं अगर मैं बर्नी की बात करूं जो कि फिरोज शाह तुगलक का समकालीन था बर्नी, तो जो बर्नी था इसने काफ़ी सारे पुस्तकों की रचना की है जियाउद्दीन बर्नी ने, जिसमें तारीख ए फिरोज शाही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। तारीख ए फिरोज शाही, जिसमें तारीख ए फिरोज शाही में ना गयासुद्दीन बलबन के राज्यारोहण से लेकर के फिरोज शाह तुगलक के शासन के 6वें वर्ष तक का इतिहास मिलता है तारीख ए फिरोज शाही में। जियाउद्दीन बर्नी की ही दूसरी रचना है
नाट ए मोहम्मदी, नाट ए मोहम्मदी। और ये जो नाट ए मोहम्मदी है ना, ये पैगंबर साहब की जीवनी है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक के समय में ना एक और इतिहासकार था, शम्स सिराज अफीफ, शम्स सिराज अफीफ, ये भी जो है फिरोज शाह तुगलक के समय में था। वहीं अब बात करें सिराज की, सिराज जो कि नासिरुद्दीन महमूद के समय में था। तो ये जो सिराज है ना, इसका पूरा नाम है मिनहाज उद्दीन सिराज, मिनहाजुद्दीन सिराज, मिनहाजुद्दीन सिराज। और नासिरुद्दीन महमूद जिसने 1246 से 1266 तक शासन किया, तो इसके समय में मिनहाजुद्दीन सिराज ने तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी नामक ग्रंथ की रचना की थी, जो कि नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित था। और ये जो सरहिंदी है मुबारक शाह के समय में, मुबारक शाह जो कि सैयद वंश का शासक था, और इसके दरबार में याहिया बिन अहमद सरहिंदी नामक लेखक रहा करता था, जिसने तारीख ए मुबारक शाही नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। एक तरफ विदेशी यात्री दिया हुआ है और दूसरी तरफ मूल निवासी, मतलब कि वो किस देश से आए थे। तो देखते हैं, मिलान कर लेते हैं। पहला दिया है निकोलो कोंटी, पहला क्या दिया है, निकोलो कोंटी। तो देखो जो निकोलो कोंटी है, अच्छा ये सब ना दक्षिण भारत में आए थे। जो निकोलो कोंटी है ये कहाँ से आया था, तो आपके फारस से आया था। निकोलो कोंटी कहाँ से आया था, फारस, सॉरी इटली से आया था, माफ़ी चाहूँगा मैं क्या बोल रहा हूँ। निकोलो कोंटी जो है इटली से आया था, इटालियन था। उसके बाद अब्दुल रज़ाक ये आया था फारस से। इसके बाद जो निकेतिन है ये रूस से आया था, नुनीज आया था पुर्तगाल से। तो क्या आपका आंसर हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2 ये आपका आंसर होगा, 3 4 1 2, 3 4 1 2 ये आपका राइट आंसर होगा श। थोड़ा सा हम लोग इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखो जो निकोलो कोंटी था ये कब आया, कहाँ से आया था, इटली से। इटली से ही है ना, हमारे राहुल गांधी जी का ननिहाल है इटली। तो जो निकोलो कोंटी है ये विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय प्रथम के समय में विजयनगर की यात्रा करता है। कौन, निकोलो कोंटी, ध्यान रखेंगे। विजयनगर साम्राज्य के शासक थे देवराय प्रथम, तो उनके समय में इसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। अब्दुल रज़ाक, अब्दुल रज़ाक, अब्दुल रज़ाक जो कि फारस से आया हुआ था, ये देवराय द्वितीय के समय में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करता है। और ये जो है ना फारस का जो शासक था शाहरुख, शाहरुख, तो उसके राजदूत के रूप में ये विजयनगर साम्राज्य में आया था। उसके बाद निकेतिन, निकेतिन कहाँ से आया था, रूस से आया था निकेतिन। ये ना घोड़ों का व्यापारी था, घोड़ों का व्यापारी था निकेतिन। और इसने बहमनी और बीदर की यात्रा की थी, बहमनी और बीदर की यात्रा की थी। उसके बाद नुनिज जो कि पुर्तगाली यात्री था, नुनिज, और नुनिज ये भी ना घोड़ों का व्यापारी था, नुनिज भी, और ये पुर्तगाली था। और विजयनगर साम्राज्य जब तुलु वंश का शासन चल रहा था ना, उस समय ये आया था विजयनगर की यात्रा पर। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे विदेशी यात्री हैं जिनके संदर्भ में अक्सर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कूट तो बता दिया मैंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान और उनके विभाग, ये आपको सुमेलित करना है। तो देखो जो पेशवा प्रधानमंत्री हुआ करता था, सरे नौबत ये सैन्य विभाग का अधिकारी होता था, सुमंत होता था विदेश मामले, चिटनिस होता था संचार विभाग। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका 4 1 3 2, 4 1 3 2, 4 1 3 2 ये आपका राइट आंसर होगा द। माफ़ी चाहूँगा, बार बार मैं नाक अंदर खींच रहा हूँ, तो थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। तो देखो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो प्रमुख मंत्री थे जिनकी संख्या थी 8, उनको ही अष्टप्रधान कहा जाता था। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रशासन के महत्वपूर्ण आधार थे। वैसे तो छत्रपति शिवाजी महाराज पूर्णतः निरंकुश थे, लेकिन शासन कार्य में सहायता के लिए और सलाह के लिए इनकी नियुक्ति की गई थी। तो अष्टप्रधानों में जो सबसे प्रमुख पद होता था, सर्वोच्च पद होता था, वो होता था पेशवा। ये छत्रपति, क्योंकि जो मराठा साम्राज्य है उसमें जो शासक होता था वो छत्रपति कहलाता था, सॉरी। तो जो छत्रपति के बाद जो सबसे शक्तिशाली होता था वो होता था पेशवा, ध्यान रखेंगे, पेशवा जो कि प्रधानमंत्री होता था। उसके बाद जो सरे नौबत है ये सैन्य विभाग का प्रधान होता था, सेनापति होता था, प्रधान सेनापति। इसके बाद सुमंत विदेशी मामले, चिटनिस संचार,
इसके बाद इसके अलावा और भी थे अमात्य। अमात्य होता था लेखापाल। लेखापाल या फिर इसको हम लोग राजस्व विभाग का प्रधान भी बोल सकते हैं। इसके अलावा होता था वाक्यानवीश। वाक्यानवीश जो कि गुप्तचर विभाग, सूचना, संधि, ये सब चीज़ देखता था वाक्यानवीश। उसके बाद होता था पंडित राव। पंडित राव ना धार्मिक मामलों का प्रधान होता था, मतलब कि धर्मगुरु इसको आप समझ सकते हो। उसके बाद न्यायाधीश न्याय करने का काम करता था। तो ये टोटल 8 होते थे मंत्री, 8 मंत्री। अच्छा, ये जो 8 है ना, 8 मंत्री, इनमें से सेनापति को छोड़ करके सब ब्राह्मण होते थे। सेनापति जो है उसको छोड़ करके बाकी सब, पेशवा से लेकर के आपके सुमंत, चिटनीस, न्यायाधीश, वाक्यानवीश, ये सब जो है ब्राह्मण होते थे। पेशवा भी ब्राह्मण होता था, ध्यान रखेंगे, सेनापति को छोड़ करके। इसके बाद अगला पॉइंट ध्यान रखेंगे, जो पंडित राव है, पंडित राव और न्यायाधीश, इन दोनों को छोड़ करके बाकी सभी को युद्ध क्षेत्र में जाना होता था। मतलब कि पेशवा भी लड़ने को जाएगा, चिटनीस भी जाएगा, सुमंत भी जाएगा, सब जाएंगे, लेकिन जो पंडित राव और जो न्यायाधीश है ये लोग युद्ध क्षेत्र में नहीं जाएंगे। तो ये बातें आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांचीयुम तंजेयम कोंड किस राष्ट्रकूट शासक द्वारा धारण की गई उपाधि थी? कांचीयुम तंजेयम कोंड ये किस राष्ट्रकूट शासक की उपाधि थी? तो देखिए यहाँ सब राष्ट्रकूट शासकों का नाम दिया हुआ है, कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष और कृष्ण तृतीय। सॉरी, तो देखिए जो कांचीयुम तंजेयम कोंड है ये उपाधि धारण की थी कृष्ण तृतीय ने। किसने? कृष्ण तृतीय ने। कृष्ण तृतीय का चोल वंश के शासक परांतक प्रथम के साथ युद्ध हुआ था। ये चोल वंश का शासक था, परांतक प्रथम चोल वंश का शासक था। कौन सा युद्ध हुआ था? तक्कोलम का युद्ध, बड़ा फेमस है, तक्कोलम का युद्ध। तक्कोलम का युद्ध हुआ था किन के बीच? एक तरफ था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय और दूसरी तरफ था चोल वंश का शासक परांतक प्रथम। तो भीषण युद्ध होता है और इस युद्ध में जो परांतक प्रथम है उसकी बुरी तरह से हार हो जाती है और जो कृष्ण तृतीय है राष्ट्रकूट वंश का शासक, ये चोलों का जो क्षेत्र है उन पर अधिकार कर लेता है। कांची, तंजावुर, ये 2 क्षेत्र थे चोलों के, काफ़ी महत्वपूर्ण थे, इनको भी अपने अधिकार में कर लेता है। कांची और तंजावुर जो कि चोलों की राजधानी हुआ करती थी, तो कांची और तंजावुर पर कृष्ण तृतीय अधिकार कर लेता है और इसी के बाद वो उपाधि धारण करता है कांचीयुम तंजेयम कोंड। देखो इसमें कांचीयुम आया है, इसमें तंजेयम आया है, तो इसी का मतलब है कांची और तंजावुर को जीतने वाला या फिर कांची और तंजावुर का विजेता, इसका मतलब होता है। तो इसने जो है तक्कोलम के युद्ध में परांतक प्रथम को परास्त करके यह उपाधि धारण की थी। थोड़ा सा हम लोग दूसरे शासकों के बारे में भी जान लेते हैं। कृष्ण प्रथम, इससे रिलेटेड एक चीज अक्सर पूछा जाता है, इसने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। कई बार पूछा जा चुका है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया है? तो कृष्ण प्रथम ने। गोविंद तृतीय जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और इसने कन्नौज पर अधिकार भी कर लिया। देखो त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था? जो कन्नौज था ना हर्षवर्धन की राजधानी, जब हर्षवर्धन का पतन हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी राजधानी पर अधिकार करने के लिए राष्ट्रकूट पाल और गुर्जर प्रतिहार शासकों के बीच में लंबे समय तक संघर्ष होता है। और जो ये था ना गोविंद तृतीय, इसने तो एक बार गुर्जर प्रतिहार और पाल दोनों को परास्त करके कन्नौज पर अधिकार भी कर लिया था, लेकिन अंतिम रूप से ना कन्नौज पर अधिकार गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने किया था, लेकिन जो गोविंद तृतीय था इसने भी जीता था। वहीं अमोघ वर्ष की बात करूँ तो ये भी राष्ट्रकूट वंश का एक शासक था और काफ़ी अच्छा शासक था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। निम्न संधियों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं विचार। सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, उसके बाद है बड़गांव की संधि, सालबाई की संधि। तो देखो अगर सूरत की संधि कब हुई थी? सूरत की संधि 1775 में हुई थी। सूरत की संधि क्या हुआ था कि जो राघोबा थे उनको बनना था पेशवा, जबकि उनको बनाया नहीं गया, तो वो कहाँ चले जाते हैं? अंग्रेजों के पास जाते हैं कि भाई मेरी मदद करो पेशवा बनने में, मुझको पेशवा बनने में मदद करो, बदले में मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो अंग्रेज तैयार हो जाते हैं, ठीक है हम तुम्हारी मदद करेंगे और तुम बन जाओगे तो हमको फ़ायदा पहुँचाना। तो इन दोनों के बीच फिर संधि होती है। किन के बीच? अंग्रेजों और
राघोबा के बीच। कहाँ पर संधि होती है? सूरत में। तो यही कहलाती है सूरत की संधि। और यही सूरत की संधि ना प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बना। मतलब कि ये जो संधियां हैं आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। दूसरा है पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि ये कब हुई थी? 1776 में। एक पुरंदर की संधि ना कब हुई थी? 1665 में हुई थी। कब? 1665 में। तो वो तो है ही इम्पोर्टेंट, तो आप लोग उसको पहले मत ले लेना, क्योंकि यहाँ पर जो चारों संधियाँ दी हुई है ना वो आपके प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। हालांकि मैंने यहाँ पर स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन अगर कभी प्रश्न पूछेगा तो वहाँ पर स्पष्ट दे देगा कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में जो संधियाँ हुई थी उनके विषय में विचार कीजिए, इस टाइप से देगा। तो पुरंदर की संधि 1776 में हुई थी। तो देखो जो 1775 में राघोबा अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है और अंग्रेज जो हैं राघोबा को सैन्य सहायता देते हैं, सैनिक सहायता देते हैं, और उन सैनिकों की मदद से राघोबा पूना पर पेशवा के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसको हार का सामना करना पड़ता है, मतलब कि राघोबा और अंग्रेज सेना को। अब यहाँ पर 1776 में संधि होती है और जो अंग्रेज हैं वो राघोबा का साथ देना छोड़ देते हैं। मतलब कि जो मराठे थे, जो कि पूना के युद्ध में अंग्रेजों और राघोबा की सेना को हरा दिया था, तो फिर मराठा बोलते हैं कि जो अंग्रेज हैं वो राघोबा का साथ नहीं देंगे, और अंग्रेज इसको तैयार हो जाते हैं कि हम लोग जो है आगे से राघोबा का साथ नहीं देंगे। 1776 में ये संधि हुई थी। इस बाद बड़गांव की संधि जो 1779 में हुई थी। उसके बाद सालबाई की संधि ये 1782 में हुई थी। सालबाई की संधि से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से इसका ये क्रम होगा 1 2 3 4। क्या पूछ रहा है देख लेते हैं, सही कालक्रम क्या है। तो 1 2 3 4 आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। तो देखो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के अंतर्गत ये 4 संधियां। इसके बाद जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, तृतीय आंग्ल मराठा